नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पर डॉक्टर उदित राज की अध्यक्षता में संविधान बचाओ महारैली हो रही है। आप देख सकते हैं तमाम राज्यों से, तमाम जगहों से अपने अपने मुद्दे लेकर और केंद्र सरकार यानी कि भाजपा सरकार को यहाँ खेल रहे। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे, आखिरकार इन्हें संविधान बचाओ महारैली क्यों करनी पड़ रही है, आखिरकार इन्हें ऐसा क्या लग रहा है कि सरकार जो है वो संविधान खतरे में है। तो पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगी, क्यों लग रहा है कि आपको संविधान खतरे में? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करूँगा, अभिनंदन करूँगा आपके दर्शकों का भी। और मेरा नाम गिरीश बैरवान है, मैं जनपद रुद्रप्रयाग का युवा प्रकोष्ठ परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। और जैसे कि आपने अभी रैली देखी होगी, वक्ताओं ने भी कहा कि संविधान बचाओ रैली कहीं ना कहीं जो वर्तमान के केंद्र में एनडीए की सरकार है उसके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जो संविधान विरोधी है। अभी हाल में जो प्रधानमंत्री के आर्थिक के सलाहकार थे, उनके बयान को भी इस पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए और संविधान को नए सिरे से लिखे जाने की आवश्यकता है, जबकि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। संशोधन की प्रक्रिया है तो अगर वक्त के हिसाब से समय की अगर मांग है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। आप स्ट्रक्चर, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बात ये है, जब भाजपा की सरकार पूर्व में भी रही है, अटल बिहारी की सरकार रही है, तब भी इन्होंने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था, वो भी विवादास्पद था। और आज भी चाहे इनके संघ प्रमुख हो, क्योंकि संघ सरकार मैडम झूठ बोल रही है, मातृत्व संगठन है। तो बीच में बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी बयान आया था मोहन भगवत जी का कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान की समीक्षा ये लोग किस आधार पर कह रहे हैं? क्या हमारा उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारा रिजर्वेशन पूरा हो पाया? क्या हमारी न्यायपालिका में रिजर्वेशन पूरा हो पाया? क्या हमारे जितने भी टेक्निकल के पद हैं, क्या हमारी सेना में हैं, चतुर्थ श्रेणी से लेकर राष्ट्रपति तक की नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाया? आपने परसों आंकड़े सुने होंगे पीएमओ के, जैसे राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो केंद्र की सेक्रेटरी स्तर पे 90 में से केवल ओबीसी के 3 या 4 हैं, ठीक है, और गिने चुने लोग एसटी और एससी हैं। देखो, ये देश विविधताओं से भरा देश है। हम किसी ब्राह्मण या राजपूत के खिलाफ नहीं है, वो भी हमारे देश के सिटीजन है, लेकिन हम एक सामूहिक हिस्सेदारी चाहते हैं। जितनी जनसंख्या है उसको प्रतिनिधित्व उस अनुपात में मिलना चाहिए। चलिए, यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि आप कह रहे हैं जिसकी जनसंख्या, तो आपको क्या लग रहा है किसकी ज़्यादा संख्या इस भारत में? मैडम, अभी आपने बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े देखे होंगे तो लगभग उसमें 80% से ऊपर एससी, बीसी और बीसीपी का परसेंट निकल गया है। ब्राह्मण कितना परसेंट है? 2 या 3%। नहीं, अगर मैं तमाम भारत की बात करूँ, पूरे भारत की बात करूँ, तो उसमें किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा? बहुजनों की है। मान्यवर कांसीराम साहब का नारा था ना 85 का। तो बहुजन समाज जिसको हम परिभाषित करते हैं उसमें एससी आता है, एसटी आता है, ओबीसी की भी उसमें अलग अलग श्रेणियाँ हैं, तो उसको लगाकर 85 होता है। और बाकी जो सामान्य बचा वो 15% होता है। तो क्या ओबीसी की भागीदारी जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसके आधार पर तय हो पाई हैं? नहीं हो पाई है। ये दुखद विषय है। सब जानते हैं कि आंकड़े अभी पूरे नहीं हुए और कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब्स के भी यही हाल है और एससी के भी यही हाल है। वहीं जो है प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हिंदू बाकी समुदाय की कम है। तो क्या फिर विपक्ष इस बात पर अडिग रहेगा कि अगर हिंदुओं की ज़्यादा संख्या है तो हिंदुओं के लिए ज़्यादा काम होगा? नहीं बैठूंगी, नहीं, ये रखूंगी बैग। राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे? मैं किसी की आस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं करूँगा, क्योंकि आस्था सबका निजी मामला है। और हमारा जो संविधान है हमें आस्था के स्वतंत्र मतदान करता है। कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई खुदा को माने, कोई कबीर को माने, कोई हम किसी को अपनी आस्था के दबाव में नहीं ला सकते ना। हम मजबूती के साथ ये नहीं कहला सकते हैं तलवार के दम पे किसी जैसे काम कहना होगा या अल्लाह अकबर कहना होगा। धर्म हमारा निजी मामला है। हम पूजा करें, हम कीर्तन करें, हम प्रार्थनाएं करें। भाजपा में ऐसा हो रहा है क्या? भाजपा धर्म की राजनीति करती है। फिर हम सबको लेके चल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। मैडम जी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 325 सीटें हैं ना। तो एक मुस्लिम विधायक बता दीजिए, एक केंद्र में कैबिनेट मंत्री बता दीजिए मुस्लिम का।
सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं ना वो, तो सबके साथ में मुस्लिम नहीं आते हैं। अब्दुल हमीद फौजी था ना देश का, परमवीर चक्र मिला हुआ उसको। अभी तुम्हारा मोहम्मद शामी इतने अच्छे विकेट ले रहा है, उनको आप देश के योगदान में नहीं समझते। जब नई संसद का निर्माण हुआ था तब आपने देखा था कौन कौन आया था संसद के निर्माण में? मैंने तो नई संसद भवन जो बनी है ना, तो बधाई दूंगा ना, सरकार को बननी चाहिए क्योंकि पुरानी चीज़ें हो गई और नई नहीं, हम सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पर कोई मुस्लिम मतलब कि नेता नहीं है उधर से यूपी से, और जब नई सांसद बनी थी उस टाइम पर उद्घाटन करने के लिए काजी भी मौजूद थे, पंडित भी मौजूद थे, सारे समाज के सारे धर्म के लोग मौजूद थे। कायदे के अनुसार हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अनुसार इस देश में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं सभी की मान्यता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। तो क्या जब हमारे संविधान में ये चीज़ें लिखी गई है धर्मनिरपेक्षता पे आधारित है हमारी थ्योरी, तो उसमें जब शिलान्यास हुआ ना संसद भवन का, तो उसमें कुरान पढ़ी गई नहीं पढ़ी गई? काजी तो आए थे ना? पढ़ी गई, उसमें मंत्रोच्चारण हुआ ना हिंदुओं का। जरूरी है क्या कि कुरान पढ़ी जाए? वहाँ पढ़ी जा सकती है, क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? जब वहाँ पे एक मुस्लिम जीत के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो वो ये कहता है ना, मैं खुदा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान की आइन के प्रति वफादार रहूँगा। हिंदू क्या बोलता है कि मैं अपने ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो भी उसका ईश्वर होगा, तो पढ़ी जानी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्यों ऐसा लगा कि 9 साल में जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय पीछे रह गया है और तमाम हिंदू आगे निकले? क्योंकि भाजपा हमेशा नारा देती है सबका साथ सबका विकास। ये केवल एक चुनावी नारा है और भाजपा धर्म की राजनीति करती है ये सब, ठीक है। और भाजपा अगर जिस दिन सबको प्रतिनिधित्व देने की बात करने पे आ जाए तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा ना कैबिनेट मंत्री बता दें, उनके पास एक कैबिनेट मंत्री नहीं, तो कौन उनकी आवाज़ उठाएगा? क्या लग रहा है भाजपा में इतनी ताकत है कि वो संविधान बदल सकते? मैं जहाँ तक सोचता हूँ वैसे मूल संविधान में परिवर्तन करना किसी के बस का अभी कोई संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है कि संविधान पूरा बदला जा सकता है? संविधान नहीं बदला जा सकता। तो फिर क्यों आप बाहर हैं? लेकिन जो ये उनके स्टेप आ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जो काम कर रही है ना सरकार, वो अच्छे संकेत रही है। वो हमारी एकता के लिए, हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है और जो हमारा बंधुत्व भाईचारा है समाज का, वो हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि हम रस खान को पढ़ने वाले लोग हैं, हम कबीर को पढ़ने वाले लोग हैं, हम मोहम्मद रफ़ी को सुनने वाले लोग हैं, किशोर कुमार को सुनने वाले लोग हैं। हम किसी कलाकार की, किसी राजनीति की जाति नहीं सोचते, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता। 2024 में क्या सकते? 2024 में मैं एक बात तो कहूँगा, अगर इंडिया गठबंधन ठीक राजनीतिक तौर पे अगर चुनाव लड़ेगा तो शायद एनडीए बहुमत से रुक जाए। और अगर सही रणनीति बनती है और विपक्ष में कई हैं योग्य नेता हैं और अनुभव इंडिया गठबंधन में तो आपसी में तालमेल नहीं बैठ रहा है, आपस में एक दूसरे के लिए कोई चिरकुट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैडम वो ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहते हैं कि मैं अगर कुछ 2 शब्द बोलना सीख गया ना तो मैं समझ रहा हूँ मुझे प्रधानमंत्री बना दे। गठबंधन क्यों बनाया? तो बयानबाजी करनी है। गठबंधन इसलिए बनाया, वो कह रहे हैं कि हम सभी जो विचारधारा जो हमारी दक्षिण पंथ के खिलाफ विचारधारा है ना, हम एक हो रहे हैं। अच्छा। हम यूनाइट हो रहे हैं और एक छत के नीचे आकर ही हम इनकी जो कट्टर धर्मी राजनीति है इसको हम मात दे सकते हैं। ये समय की दरकार भी है, क्योंकि निरंकुश सत्ता को गिराने के लिए अगर गठबंधन करना पड़े तो ये देश के लिए जायज होना चाहिए। राहुल गांधी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा है, क्या ये मुद्दा चुनाव पर बढ़ चढ़ कर क्या भाजपा के लिए एक मुश्किल रहेगा? ये मुद्दा जरूर रहेगा। अभी अनुप्रिया पटेल जी मंत्री हैं एनडीए में, तो अनुप्रिया पटेल तो उनकी अपनी मंत्री है ना। तो अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उससे ओबीसी के आपको एग्जिट आंकड़े मिल जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स के मिल जाएंगे। अगर आपके पास वास्तविक आंकड़े आ जाएंगे तो आपकी स्थिति पता चल जाएगी, आपके पास क्लास 1 की नौकरी में कितने हैं, द्वितीय श्रेणी में कितने हैं, चतुर्थ में कितने हैं। तो उसका कहीं ना कहीं अगर भाजपा ओबीसी तो उसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फिर से इंडिया गठबंधन जो है पूरे भारत को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है। आप कितना सहमत हैं? मैं प्रधानमंत्री जी के इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को एक ग्लोबल लीडर्स के तौर पे देखते हैं स्वयं,
मैं ग्लोबल लीडर्स हूँ और मेरी सत्ता काफ़ी समय तक कायम रही। ठीक है, अगर वो चाहते उनमें अगर ये होता कि मैं अपने से सीनियर के प्रति श्रद्धा का भाव होता ना, उनसे जोशी साहब उनके सीनियर लीडर थे, आडवाणी साहब उनके सीनियर लीडर थे। मोदी जी तो ओबीसी है। मोदी जी ओबीसी है ना, हाँ। तो मोदी जी ने ओबीसी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों किस मन से लागू किया, कभी बोला ओबीसी आरक्षण को? नहीं बोला ना। मोदी जी ये क्यों नहीं बोलते पीएमओ में कितने सेक्रेटरी हैं ओबीसी के? ये तो उठाया है ना सवाल लोगों ने, मोदी जी को जवाब देना चाहिए उस पर। चलिए आखिरी 2 शब्द के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करिए। क्या कहना चाहेंगे 9 साल आपके लिए भाजपा के कैसे रहे? मैं 9 साल में जो देख पा रहा हूँ, पहले जो हमारे देश में एक धार्मिक सौहार्द होता था ना, सद्भावना और भाईचारा होता था, उसमें वेरिएशन जरूर आया है। ये नहीं आना चाहिए। और जिस प्रकार की घोषणाएं हुई है, जो करोड़ रोजगार वो मिथक हुई है। आप हमारी अग्निवीर स्कीम देख लीजिए, हमारे लड़के वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, उनको आर्मी छोड़ने घर नहीं आ रही, उनको कोई सैल्यूट नहीं मिल रहा, कोई शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। ये पॉलिसी सरकार की करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद थे, यहाँ पर लोगों के वक्तव्य जानने के लिए आए थे।